हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और उसके अंदर जो मेन हेडिंग है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने शुरू में पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। उसमें आपने सिंपल सा पढ़ा था कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रेट है वो डबल हो जाएगी। लेकिन जब इसको हमने डिटेल में स्टडी किया तो बाद में इसकी कमियां निकल के सामने आई। हर रिएक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता और हर टेम्परेचर की रेंज के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए बाद में एक और एक्सप्लेनेशन आया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए, जो जिसको हम नाम जानते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन की रेट में क्या चेंजेस आएंगे या रिएक्शन की रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जब आप देखते हो रिएक्शन को, हालांकि ये ग्राफ अलग चीज़ है, टेम्परेचर अलग चीज़ है, लेकिन इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो देखिए, ये एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो वो क्या आ जाएगा, एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज, जो भी आप कहना चाहो वो आ जाएगा, डेल एच आ जाएगा, या इसको हम रिएक्शन एनर्जी भी कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट की एनर्जी अलग है और प्रोडक्ट की एनर्जी अलग है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है और रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए, ये ग्राफ बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके बीच में एक कंडीशन आ रही है, ये वाली, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकें तो वो तो प्रोडक्ट बना लेंगे, और जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं है वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर का रोल है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखोगे तो वो जो है टेम्परेचर का इफेक्ट वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आता है, और हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आता है। तो अब जो मेन हेडिंग है हमारी आर्हेनियस इक्वेशन, उसको देखते हैं। तो देखिए, ये ग्राफ आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा, और इस एनर्जी बैरियर को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए, ग्राफ से आपको दिख रहा होगा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बहुत कम मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होंगे। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो फटाफट ट्रांसफ़र होंगे, मतलब उसकी रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। तो देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताने के लिए डायग्राम बनाया था। अब देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल्स टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। तो देखिए, यहाँ पर K जो है वो रेट कांस्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो। A जो है आर्हेनियस कांस्टेंट है। क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, K जो है रेट कांस्टेंट है, A जो है आर्हेनियस कांस्टेंट है, इसको आप आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हो। आर्हेनियस कांस्टेंट के अलावा इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं या फिर आर्हेनियस पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा आपके EA एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। R गैस कांस्टेंट हो गया और T हो गया टेम्परेचर केल्विन में। तो ये आपके आर्हेनियस इक्वेशन है। अब देखिए, इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जो आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, आर्हेनियस पैरामीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाली जो टर्म है E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये तो आपकी यूनिटलेस टर्म है। तो इसका मतलब यूनिट की अगर बात करें तो K की और A की यूनिट क्या आएगी, बराबर आएगी। तो K जो है रेट कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए
रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग आती है। तो जो नॉर्मल इक्वेशन रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट आती है के की और ए की वो आती है सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की और आरएमएस पैरामीटर की यूनिट सेकंड इनवर्स आती है, जो आपकी किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देते हैं। अब देखिए आप आरएमएस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये आपने इक्वेशन लिख रखी है, ठीक है। अब इसी को आप डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, दोनों साइड नेचुरल लॉग लोगे तो ये हो गया ln k इक्वल्स टू ln a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए ये आप जानते हैं कि अगर लॉग में ऐसे, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर ln a भी है तो इसको आप ln a प्लस ln b लिख सकते हैं। मतलब अगर दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है, दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो आप दोनों को अलग अलग लॉग लिख के प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ln k इक्वल्स टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ln a की पावर x तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x ln a, मतलब जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ln k इक्वल्स टू ln a और जो पावर है वो मैं आगे लिख देता हूँ माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। अब देखिए आपने देखा होगा कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो हम सिंपल लॉग लिखते हैं उसका बेस 10 होता है, तो जिसका जो बेस है अगर उसी का आप लॉग लोगे तो वो क्या आएगा 1। अब देखिए जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस e होता है, मतलब क्या होता है इसका बेस e होता है। तो अगर e का ही आप लॉग लोगे तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइनली क्या हो जाएगा ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब अगर आपको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है किस में, सिंपल लॉग में, तो आप क्या करोगे ln की जगह 2.303 इंटू लॉग कर दोगे, मतलब ये आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए आपने क्या लिखा ln k की जगह 2.303 लॉग k इक्वल्स टू 2.303 लॉग a और साथ में आ गया माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब देखिए दो जगह 2.303 लिखने से बेटर है कि आप क्या करो इसको पूरे को डिवाइड कर दो 2.303 से, तो ये हो जाएगा आपके फाइनली log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, तो आपने क्या करा 2.303 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या आ गया 2.303 आर टी। अब देखिए इसका अगर आप ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखिए y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ग्राफ जो प्लॉट होता है इसमें ये हो गया आपके y एक्सिस log k और ये हो गया आपके 1/t। ठीक है, तो 1/t में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आता है। इंटरसेप्ट क्या है आपके अंतःखंड जो है वो है log a और जो स्लोप है आपके वो आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, तो इस ग्राफ से आप निकाल सकते हैं ई ए की वैल्यू। ठीक है, ये एक पैटर्न है निकालने का, इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो मैथमेटिकली और एक तरीका है निकालने का। एक तो ये ग्राफ आ गया, ठीक है, ये ग्राफ आपके y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन से आ जाएगा। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई 1/t, ये अंतःखंड इंटरसेप्ट हो गया और ये आपकी जो बचा माइनस ई अपॉन 2.303 आर, ये आपके क्या हो गया स्लोप हो गया। अब अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आप कैसे निकालेंगे। और देखिए यहाँ पर ग्राफ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जो आपके टेम्परेचर का रिलेशन है वो प्री एक्सपोनेंशियल है। क्या है,
प्री एक्सपोनेंशियल, मतलब सीधे सीधे जो है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट नहीं बढ़ती है, प्री एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, मतलब लॉग के फॉर्म में बढ़ रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब आपने क्या देखा, 1/T जो बढ़ रहा है तो log k की वैल्यू कम हो रही है, मतलब रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगी और टेम्परेचर घटाओगे तो रेट घटेगी, लेकिन ये सीधा रिलेशन नहीं है, प्री एक्सपोनेंशियल है। अब देखिए, अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन को 2 बार लिख दिया। ठीक है, बता देता हूँ मैं कैसे लिखा, log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैंने क्या कहा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब मैंने कहा इक्वेशन 1 जो थी वो टेम्परेचर T1 पे थी, इक्वेशन 2 जो थी T2 पे थी, तो ये हो गया K1 और ये हो गया K2। अब मैंने क्या अज्यूम करा कि जो A है वो कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। हालांकि देखा जाए तो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजिबली डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने उसको कांस्टेंट मान लिया। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है और कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है। अगर कैटलिस्ट आप यूज में लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये 2 इक्वेशन आ गए मेरे पास, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से। तो आप क्या देखेंगे कि क्या आ जाएगा, log k2 माइनस log k1 इक्वल्स टू log a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा, 2 माइनस 1 है तो 2 तो मैंने ऐसे डिज लिख दिया, माइनस EA अपॉन 2.303 RT, माइनस इक्वेशन 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT। इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा log k2 बाय log, मतलब log k2 बाय k1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मल्टीप्लाई में तो आप प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में तो डिवाइड में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके EA अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट में आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके माइनस में T2 है और ये T1 है, तो ये ब्रैकेट में आपके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको आप और फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको आप एलसीएम लेके कॉमन लेके और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, log k2 बाय k1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R है ही, EA अपॉन 2.303 R। अब देखिए ये आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, तो फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, EA इक्वल्स टू, अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी E आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 2.303 R, ये क्या है T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, तो ये तो एक साइड ले गया, देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी एक साइड रह गया 2.303 R T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1, ये फाइनली फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब अगर आपको 2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप उससे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो T है टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है। तो देखिए ये तो थी बात आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि आपके एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या होता है,
और उसके अकॉर्डिंग आरएनएस इक्वेशन क्या होती है। देखिए आरएनएस इक्वेशन जो है, सब इक्वेशन को आप आरएनएस इक्वेशन कहोगे। जैसे आपने लिखा k = a e⁻ ये भी आपके आरएनएस इक्वेशन है। नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखोगे वो भी आरएनएस इक्वेशन है। सिंपल लॉग के फॉर्म में लिखोगे वो भी आरएनएस इक्वेशन है। और ये आपके आरएनएस इक्वेशन से ही आपने क्या करा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला निकाला। और मैंने आपको आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ भी बता दिया और ये आपके फाइनल फॉर्मूला है। तो ये आपके आज की क्लास थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आरएनएस इक्वेशन और कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये तीनों टॉपिक जो हैं आज की क्लास में कवर होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।